जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में एग्जाम 30 के माध्यम से मैं रहबर नवाज आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, जहां से मोस्टली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आते हैं एसएससी सीएचएसएल या फिर यूपीपीसीएस प्री में, यूपीएसआई में, एजुकेशनल डेवलपमेंट पे क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि डायरेक्ट 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का आयोग था जो सर्वप्रथम गठित किया गया, या फिर सीक्वेंसिंग में ईयर वाइज मिलाने को दे देगा, हंटर कमीशन 1882 ऐसे करके, फिर उसके बाद सैडलर आयोग 1917 और उसको आपको मैच करना होगा। या फिर ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित आयोग नहीं था। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम आपके लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जिसमें हमें जानना है एजुकेशनल डेवलपमेंट इन ब्रिटिश एरा ड्यूरिंग 1813 टू 1947। अब इसको जो है हम अगर देखें तो सबसे पहले जो शिक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने प्रयास किया वो 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया। इसमें और भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से एकल व्यापार का अधिकार छीन लिया गया, साथ ही साथ उसका चीन के साथ व्यापार पे प्रतिबंध से अभी रोक लगा दिया गया, और साथ ही साथ इसमें पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रावधान किया कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए सालाना खर्च किया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है शिक्षा से संबंधित कॉलोनियल एरा की, वो है चार्टर एक्ट 1813। इसमें सबसे पहले प्रावधान किया गया था। वहीं अगर दूसरे प्रावधान की बात की जाए तो दूसरा था 1835 में, जब लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। उसके उपरांत उन्होंने शिक्षा पर महत्वपूर्ण अध्ययन करने के लिए और भारतीयों की शिक्षा का विस्तार करने के लिए लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, और उसने जो सिफारिशें शिक्षा से संबंधित उस वक्त की सरकार को प्रोवाइड कराई वो कहलाया मैकाले मिनट। मैकाले मिनट। और ये मैकाले मिनट ही क्या है, स्मरण पत्र कहलाता है, मैकाले का स्मरण पत्र। इसमें प्रावधान किया गया था कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया गया कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान, ध्यान से सुनिएगा, पश्चिमी विज्ञान और साहित्य के लिए अंग्रेजी में अध्यापन हेतु प्रयास किया जाएगा। तो लॉर्ड मैकाले को आधुनिक शिक्षा का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और इसके बाद शिक्षा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरी घटना हुई है, तीसरे आयोग का गठन हुआ है, वो है लॉर्ड डलहौजी के जमाने में वुड डिस्पैच का। तो इसमें 1854 में इसका गठन हुआ और इसमें महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई थी। इसमें सर्वप्रथम कहा गया, पहले हम ये पढ़ते हैं कि इंग्लैंड के संसद से कंपनी द्वारा भारतीयों के लिए लाया गया यह शिक्षा पे आधारित एक डिस्पैच था, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। यह 1813 की उपज थी, यानी 1813 में जो प्रयास किए गए थे शिक्षा के लिए सर्वप्रथम, उसकी एक अगली कड़ी थी।
19 जुलाई 1854 में वुड ने कंपनी को भारतीयों की शिक्षा के विषय में अपना विचार दिया। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं। पॉइंट नोट करने वाला है, पॉइंट शुड बी नोटेड मिलॉर्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस आयोग को कहा जाता है, तो लॉर्ड मैकाले नहीं, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। यह महाअधिकार पत्र भारतीयों की शिक्षा के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है तथा यह उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। जितने भी कार्य हम भारतीयों के लिए उचित मानते हैं उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य भारतीयों की शिक्षा है, ये कहा था चार्ल्स वुड्स ने। अब इसमें प्रावधान क्या किए गए? इसमें कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए और उच्च स्तर पर अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए। क्या बनाया जाए? अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए। और इसी में सर्वप्रथम कहा गया कि प्रत्येक प्रेसिडेंसी में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। तो आप देखेंगे फिर उसके बाद क्या हुआ, कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और फिर विश्वविद्यालय अधिनियम भी पारित किया गया। साथ ही साथ इसने स्त्री शिक्षा पर भी विशेष बल दिया, स्त्री शिक्षा पे विशेष बल दिया कि स्त्रियों को भी शिक्षित होने का क्या है, अधिकार है। और इसके साथ ही साथ न सिर्फ एजुकेशन मिले बल्कि कुछ व्यावसायिक गतिविधियों वाला भी शिक्षा भारतीयों को प्रोवाइड कराया जाए। तो यहां व्यावसायिक शिक्षा की भी बात की गई। अंग्रेजों का स्पष्ट मानना था कि भारत को अगर बहुत लंबे समय तक अपने अधीन रखना है तो सबसे बड़ा कार्य होता है ना किसी को अधीन रखने के लिए, उसकी मानसिकता, उसके सोचने के लेवल और उसकी संस्कृति को अपने आप से हमेशा छोटा बताओ। अगर कोई मनुष्य पागल नहीं भी हो और उसको प्रत्येक व्यक्ति रोज बोलता रहे तुम पागल हो, अरे तुम पागल हो, तुम पागल हो रहे हो, धीरे धीरे वो व्यक्ति स्वयं में विश्वास करने लगेगा क्या सच में मेरी मेंटल स्थिति अब सही नहीं रही, और उसका आईक्यू लेवल गिरता चला जाएगा। अंग्रेजों का स्पष्ट मानना था कि अगर भारतीय साहित्य और संस्कृति से भारतीयों को हटाना है और पश्चिमीकरण और उसके उद्योग को बढ़ावा देना है तो इनकी सभ्यता और संस्कृति में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अब मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े जीन्स कहां जाएंगे, तो उनको महत्वपूर्ण बाजार दिखा भारत। तो लॉर्ड मैकाले का जो मैकाले मिनट आया था ना, उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही थी मैकाले ने कि हमको इसके द्वारा क्या करना है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को भी अप्लाई करना है। ये डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है मैकाले की? इसका मतलब है कि 4-5 लोगों को शिक्षा दी जाए और वो लोग बाकी भारतीयों को शिक्षित करें। और इनका एक स्पष्ट मानना यह था कि ये दिखने में भारतीय हो पर पढ़ लिख करके ऐसी अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा दी जाए कि इनका दिमाग पश्चिम का हो, यूरोप का हो। यही काम वुड डिस्पैच में भी किया जा रहा है। अब इसके बाद जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आयोग है वो है हंटर कमीशन 1882। ये लॉर्ड रिपन के जमाने में, वही रिपन जिन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, 1882 में शिक्षा के लिए जो वुड डिस्पैच बना था 1854 में, उसकी जांच करने के लिए
हंटर कमीशन का गठन लॉर्ड रिपन ने करवाया। और इस हंटर कमीशन ने वुड डिस्पैच का आकलन किया और इसमें सबसे मोस्टली जो प्रावधान किए गए हैं वो है माध्यमिक स्तर पे। माध्यमिक स्तर पे शिक्षा कैसी होनी चाहिए इसकी महत्वपूर्ण जानकारी हमको 1882 के हंटर कमीशन से मिलती है। अगर हंटर कमीशन 1919 लिखा हो तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित होगा, याद रखिएगा। जब तक वहां 1882 न लिखा हो तब तक उसे शिक्षा से संबंधित ना समझिएगा। जहां 1990 लिखा हो तो समझ लीजिएगा वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद बनाई गई जांच कमेटी थी। और इसमें महत्वपूर्ण बातें की गई महिला शिक्षा पे। महिलाओं को इसमें भी कहा गया कि महिलाओं को शिक्षित होने का अधिकार है। महिला शिक्षा पे बात की गई है, माध्यमिक शिक्षा पे बात की गई है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण आयोग है वो है सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग 1917। उस वक्त भारत में वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और ये मोस्टली गठन किया गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन की जांच करना कि वहां कैसा अध्यापन कार्य चल रहा है, किस प्रकार से चल रहा है और क्या बेहतर किया जाना चाहिए। लेकिन इसने साथ ही साथ औद्योगिक शिक्षा और प्लस शिक्षकों के, अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की बात कही। यानी कि सिर्फ कोई भी पढ़ाने ना आ जाए बल्कि पढ़ाने की एक अलग शैली होती है, तो प्रशिक्षित व्यक्ति ही विश्वविद्यालयों तक पढ़ाने के लिए पहुंचे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का वर्धा योजना 1937। इस योजना के अंतर्गत गांधी जी ने अध्यापकों के प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण, प्रशासन का सुझाव दिया। साथ ही साथ योजना में सर्वाधिक महत्व की जो बात है इस वर्धा योजना 1937 में वो है हस्त उत्पाद कार्यों को सम्मिलित किया जाना। यानी गांधी सिर्फ शिक्षित मनुष्य नहीं चाहते थे बल्कि उसके हाथों में हुनर हो और हुनर के साथ वो शिक्षा ग्रहण करे ताकि उसे बाद में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, वो व्यवसाय भी कर सके, उसके अंदर कुछ हस्तशिल्प कला भी होनी चाहिए जिसके द्वारा अध्यापकों के वेतन की व्यवस्था की जाए। इस योजना में विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में लगभग 7 वर्षों तक अध्ययन करना अनिवार्य किया गया था। यह है 1937 का वर्धा समिति की सिफारिशों से आया एक रिकमेंडेशन जिस पर महात्मा गांधी का प्रभाव था। और इसके बारे में सबसे पहले हरिजन पत्रिका में इन्होंने लिखा था। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा, उसमें संपादक रहे हैं महात्मा गांधी। फिर 1944 इस वक्त लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन से पहले लॉर्ड वेवेल क्या थे? गवर्नर जनरल या फिर वायसराय थे। उनके शासनकाल में शिक्षा पे जो महत्वपूर्ण आयोग बना, शायद आजादी के पहले पहले ये लास्ट आयोग है, सार्जेंट रिपोर्ट, सार्जेंट आयोग। भारत में युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना एवं केंद्रीय शिक्षा सलाहकार योजना की रिपोर्ट पर यह सिफारिश लाई गई। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत सरकार का ध्यान भारतीयों की दशा सुधारने के लिए और उनके विकास के लिए प्रभावशाली योजना बनाने की ओर गया और इसी के उपलक्ष्य में क्या हुआ? सर्जेंट आयोग की स्थापना की गई। इसमें कहा गया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के तहत खेल कूद को भी सम्मिलित किया जाए।
साथ ही साथ इसमें कहा गया कि 11 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा दी जाए। 11 वर्ष तक निशुल्क शिक्षा, निशुल्क। और फिर कहा गया कि 11 से 17 वर्ष तक क्या किया जाए, 2 प्रकार की शिक्षा दी जाए। एक शिक्षा हो साहित्यिक, एक शिक्षा हो क्या, साहित्यिक शिक्षा हो, और दूसरी शिक्षा क्या हो, व्यावसायिक हो। व्यावसायिक यानी कुछ व्यावसायिक बिजनेस प्लान भी शिक्षा में सम्मिलित किया जाए। इस प्रकार से आपने क्या देखा, अलग अलग। तो सीक्वेंसिंग की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले 1813 का चार्टर एक्ट, फिर 1835 का मैकाले मिनट, फिर उसके बाद आप क्या देखेंगे, 1854 का वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी, फिर उसके बाद हंटर कमीशन 1882 लॉर्ड रिपन, फिर उसके बाद 1917 में सैडलर कमीशन लॉर्ड चैम्सफोर्ड कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए, फिर उसके बाद 1837 में बनेगा क्या, 1837 सॉरी, फिर उसके बाद 1937 में वर्धा समिति, जिसमें गांधी जी की योजना, उनका प्रभाव, हस्तशिल्प को शिक्षा में शामिल करने की बात, और फिर लॉर्ड वेवेल के काल में सार्जेंट आयोग की स्थापना, जो शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम ब्रिटिश कॉलोनियल एरा का रहा। तो यह थे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में देखने को मिलते हैं और हमारी सभी प्रकार की वनडे एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो काफी पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, कमेंट्स करें। कोई भी और अदर सजेशन आप देना चाहते हैं, किसी अन्य प्रकार की वीडियोस चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी राय हमें दें, हमें सुझाव दें कि हमें और क्या बेहतर आपके लिए करना चाहिए। एग्ज़ाम 30 हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड रह करके काम करने का पक्षधर है। जय हिंद, जय भारत।